हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूनिवर्स के बिगनिंग का राज। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने ब्लैक होल के बारे में डिस्कस किया। अगर वही वीडियो आपको वापस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और आज हम उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी रुकावट के। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से एटम की वजह से हुई थी। हाँ फ्रेंड्स, वही एटम जो मैटर का फंडामेंटल यूनिट होता है, और वो इतना छोटा होता है कि वो हर से 1000 टाइम्स ज़्यादा छोटा है। उसी की वजह से पूरा यूनिवर्स बन गया। एक छोटा सा एटम बॉल जब एक्सपांड हुआ तो पूरा यूनिवर्स बन गया। जब एक मैटर और एक एंटी मैटर टकराते हैं तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। वही था पहले के यूनिवर्स के बीच में, एक फ्यूल की तरह या एक रॉ मटेरियल की तरह। दोनों एक दूसरे से टकराते थे, एक्सप्लोड हो रहा था। उनकी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता था कि अभी के सन के कोर के टेम्परेचर जितना। और वो ऐसे टकरा टकरा के एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। कोई जीतता नहीं था, कोई हारता नहीं था। पर हमारी खुश नसीबी थी कि मैटर का तादाद एंटी मैटर से ज़्यादा था, जिसकी वजह से एंटी मैटर ख़त्म हो गए और मैटर बच गए। इसमें से एक मैटर ने एक्सपांड कर कर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को जन्म दिया। और आपको लगता होगा कि इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, पर नहीं, ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही हो गया था। यानी इतना कम समय कि एक बुलेट ट्रेन, तो कोई इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जब बुलेट ट्रेन जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट है, वैसे ये इतना फास्ट था कि वो सेकंड के 10वें हिस्से में ही हो गया था। और इतना फास्ट कभी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, शायद लाइट भी नहीं। और उसने ये पूरी यूनिवर्स को जन्म दिया। जब यूनिवर्स बना तो उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल्स थे, लाइक एटम ऐसे घूम रहे थे। एटम्स नहीं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स घूम रहे थे, यहाँ तक कि क्वार्क्स भी घूम रहे थे। पर ये सब इकट्ठा होकर पहला एलिमेंट बनाया। जो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स बने। तब के स्टार्स अभी के नॉर्मल स्टार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा होता था और ग्रेविटी की वजह से ये सब कोलैप्स्ड हुए। पर कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डार्क मैटर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि डार्क मैटर ही इन सबको साथ में लाया। और ये यहाँ तक कि सही भी हो सकता है, क्योंकि न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर दो मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सुपरनोवा होता है उसमें सारे स्टार्स अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि डार्क मैटर मौजूद है उधर, और डार्क मैटर ये सारी सवालों का जवाब दे सकता है। जैसे डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपांड होने से रोकती है पर वो एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, वैसे ही डार्क एनर्जी जो है, एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपांड होने में हेल्प करती है। और ये एक्सपांशन इतना बढ़ चुका है कि अभी उसकी 12 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो एक्सपांड हो रहा है। इतनी स्पीड शायद किसी की भी नहीं हो सकती, पर ये एक्सपांड होते जा रहा है। और ये एक्सपांड क्यों होता है पता है? जैसे आपको पता ही होगा कि आईफिल टावर दोपहर के टाइम पे ज़्यादा बड़ा होता है सुबह के टाइम पे कंपैरिजन में, क्योंकि जो हीट एनर्जी उससे छोटा करती है और ठंडा उसे बड़ा करती है। इसी के फ़र्क की वजह से यूनिवर्स कभी गर्म तो हो नहीं सकता, इसकी वजह से वो ठंडा ही होते जा रहा है और एक्सपांड करते जा रहा है, और उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। ये तो हुई बिग बैंग थियरी, पर अब हम बात करेंगे ब्लैक होल पार्ट 2 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता है क्या कि ब्लैक होल इतने बड़े कैसे हो जाते, एक्स्ट्रा लार्ज? आप सोचते होंगे कि वो सारी चीज़ सक्स कर कर बहुत बड़े होते जाते होंगे, पर उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो इतनी सारी चीज़ों को सक्स कर ले, जैसे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही होगा कि हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है। जैसे हमारे गैलेक्सी के बीच में सैजिटेरियस 4b1 मौजूद है, वैसे ही हम गैलेक्सी के अंदर वो मौजूद होता है, और वो सन से 800 मिलियन सोलर मास ज़्यादा बड़ा है। मीन्स सन के 8 मिलियन मास जितना उसका वेट है। और ये तो कुछ भी नहीं, एक जो मौजूद है गैलेक्सी जो फाउंड अभी तक नहीं है, उसका नाम नहीं पता, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका मास 14 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होगा सन से, यानी 14 बिलियन सोलर मास। तो ब्लैक होल इतने एक्स्ट्रा लार्ज क्यों होते जा रहे हैं? और अगर यूनिवर्स एक्सटिंक्ट हो गया तो सिर्फ ब्लैक होल ही बचेंगे क्या? आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, और अगर नहीं आया तो नो टेंशन, मैं आपको जवाब दूंगा।
जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब यूनिवर्स की स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स थे, तो कोलैप्स होकर एक नॉर्मल साइज़ ब्लैक होल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर, नॉर्मल साइज़ ब्लैक होल का एरिया होगा कम से कम 12 किलोमीटर, इतना छोटा, यानी एक डिस्ट्रिक्ट जितना अब इंडिया के। पर ब्लैक होल इतने बड़े क्यों होते हैं, वो सब चीज़ को शख्स तो करता है, आपको वो भी पता है, पर वो एक एक्सक्रेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। आप उसको मास कांस्टेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं, हॉकिंग रेडिएशन, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते ही होंगे कि दो एटम जब टकराएंगे तो एक ब्लैक होल बन सकता है जोर से, इतनी लाइट की स्पीड से खुद को कोलैप्स कर लेंगे, पर नहीं, वो 1 सेकेंड के अंदर ही हॉकिंग रेडिएशन छोड़ के ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही बड़े ब्लैक होल थोड़ा थोड़ा हॉकिंग रेडिएशन छोड़ कर एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो मतलब यूनिवर्स में लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा स्पेस के अलावा। स्पेस मीन्स वो वाला स्पेस नहीं जहाँ हम जाते, स्पेस मीन्स खाली जगह। ब्लैक होल भी खुद को हीट कर खुद को कोलैप्स कर लेंगे और हॉकिंग रेडिएशन के छोड़ के पूरा यूनिवर्स खाली कर देंगे। पर ये तो हुई बात यूनिवर्स एक्सटिंक्ट की या 2000 अरब साल बाद की। पर हम अभी की बात करें तो अभी जो ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लैक होल एक दूसरे को भी निगल सकते हैं। अभी अभी नासा साइंटिस्ट ने केपलर टेलीस्कोप की मदद से ये पहचाना है कि ब्लैक होल एक दूसरे को भी निगल सकते हैं रिवॉल्व करते करते, और उनके बाजू में एक डिस्क होती है डस्ट पार्टिकल्स की और गैसेस की है, तो आपको पता ही होगा। तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार को या मैग्नेटार्स को ये सबको भी निगल सकते हैं। पर एक रिसर्च में अभी भी पता चला है कि इतना मटेरियल आज तक अभी तक बना ही नहीं कि वो इतने बड़े हो जाए। तो ये बड़े होते कैसे हैं, इसका मेन कारण ही क्या है? इसका कारण है डार्क स्टार्स। एक थ्योरी के हिसाब से जब बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, प्लेनेटरी साइंटिस्ट जब साथ में बैठे, उनके पास कुछ रास्ता ही नहीं था कि मतलब इसका आंसर क्या है। पर एक कॉन्फ्रेंस में जब सब लोग बाहर निकले तो एक बड़े साइंटिस्ट बोल रहे वाह ये हो सकता है। तो उनसे पूछा गया मीडिया वालों ने कि ये मतलब आपको आंसर मिला, सॉल्यूशन मिला? तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने एक थ्योरी बनाई है। इसकी मदद से जैसे यूनिवर्स में पहले अर्ली स्टार्स बहुत बड़े थे, वैसे ही उससे भी ज़्यादा बड़े डार्क स्टार्स होते थे। डार्क स्टार डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के हेल्प से बनते थे। और जैसे उनका नॉर्मल फ्यूल तो होता है हाइड्रोजन, हीलियम और अदर एलिमेंट्स, पर वो जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं अपनी ग्रेविटी की वजह से, उससे बनता है एक ब्लैक होल। पर ये जो डार्क स्टार है वो डार्क मैटर की हेल्प से बनते हैं। जब डार्क मैटर और मैटर के टकराव होते हैं तो डार्क मैटर उसे एक जगह इकट्ठा करने में मदद करता है। वैसे ही जब डार्क मैटर में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे एक स्टार्स में, तो उन्होंने एक डार्क स्टार को जन्म दिया होगा, और वो डार्क स्टार इतना बड़ा होगा कि अभी के जो ब्लैक होल का सॉल्यूशन पता चल गया होगा। पर कुछ अभी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये थ्योरी अच्छी नहीं लगी। मीन्स कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उनको लगता है कि ये थ्योरी अभी भी सूटेबल नहीं है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही नवी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ नवी वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय।